नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन को चौतरफा घेरने का प्लान, लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 हॉबिट्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, प्लेन एक तरीके से हम बात करें, टैंक तैनात करने जा रही भारतीय सेना। दूसरी बड़ी अपडेट, रूस ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, पुतिन जिनपिंग मुलाकात में किया समर्थन, बदले में चाइना नाटो विस्तार के विरोध में मॉस्को के है साथ। वो हम आपको बताएंगे रशिया और चाइना के नए अध्याय क्या हैं। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, सिख विरासत मिटाने में जुटी सरकार, महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की मूर्ति हटा दी है, ये हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, तो इमरान को लगी मिर्ची, जारी किया बयान, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया आईएसआई सरगना, महीनों से चल रही थी इसकी तैयारी, लाइव देख रहे थे जो बाइडन, वो हम आपको बताएंगे। तालिबान ने कुछ एक ऐलान किया, और भी सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी में यूपी ने मारी है बाजी, वो भी हम आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया नामांकन, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कैसे हिस्ट्री सीटर को बाहर रखकर नई हिस्ट्री बनाने के लिए है ये चुनाव। तो एक एक करके बताएंगे। असद ओवैसी पर हमले के बाद सिक्योरिटी देने की बात कहा गृह मंत्रालय ने, लेकिन ओवैसी बोले नहीं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस देश के इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन को चौतरफा घेरने का प्लान, लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 हॉबिट्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। दरअसल लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र हॉबिट्जर को सफलतापूर्वक तैनात और परीक्षण करने के बाद भारतीय सेना अब चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वालों पहाड़ों में K9 वज्र हॉबिट्जर तैनात करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च अप्रैल की समय सीमा पे पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ लद्दाख में मेड इन इंडिया तोपों को तैनात किया गया था। माना जाता है कि भारतीय सेना के इस कदम को उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी पाया गया जहां वे तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और अग्रिम क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया है कि तोपों का परीक्षण बहुत सफल रहा है। अब योजना है कि ऐसी ही 200 और हॉबिट्जर का ऑर्डर दिया जाए और उत्तराखंड सहित मध्य सेक्टर में ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात किया जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना कहीं ना कहीं ये योजना जो है ब्रह्मास्त्र के तरह साबित होगी। एक और अपडेट, रशिया और चाइना की नई जुगलबंदी, रशिया ने ताइवान को बताया चीन का हिस्सा, तो चाइना ने बदले में नाटो विस्तार का किया विरोध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अचानक बीजिंग पहुंच गए। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने ताइवान के चीन का अभिन्न हिस्सा माना है, साथ ही ताइवान के किसी भी रूप में स्वतंत्रता के दावों को खारिज कर दिया है। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि रूस वन चाइना के सिद्धांतों का समर्थन करता है। बदले में चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दों पे अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का समर्थन किया है। दुनिया की दो महाशक्तियों के इस मिलन से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका है। एक तरीके से ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि हम वन चाइना सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वन चाइना सिद्धांत का समर्थन मतलब चाइना और ताइवान को एक बताया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, बदले में चाइना ने भी नाटो का जो विस्तार हो रहा है और नाटो के तमाम देशों को शामिल किया जा रहा है रशिया के खिलाफ, इसका विरोध किया है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, पाकिस्तान में लगातार सिख योद्धाओं की विरासत मिटाने की जुटी सरकार, महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की मूर्ति हटा दी है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा सिद्दीक़ अकबर चौक से महान सिख जनरल हरि सिंह नलवा की एक मूर्ति को हटा दिया गया है। 8 फीट लंबी धातु की संरचना का निर्माण सितंबर में किया गया था। मूर्ति को शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत स्थापित किया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मूर्ति के साथ साथ इनके पुख्ता वेश की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है।
दरअसल चौराहे पर लगाई गई इस मूर्ति को लेकर धार्मिक समूहों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रशासन ने स्मारक को चौराहे से हटा दिया। इस चौराहे का नाम इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अब्दुल बकर के नाम पर रखा गया है। इस वजह से ही मूर्ति को लेकर आपत्ति जताई गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किस बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, समझिए। बयान जारी करके अब इमरान खान रोने लगा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को कहा है कि भारत के साथ 2021 में संघर्ष विराम समझौते को किसी की ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के उस दावे को पूरी तरीके से भ्रामक बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम अभी तक बरकरार है, क्योंकि भारत ने ताकत की स्थिति में रहते हुए इस पर बातचीत की थी। इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने पिछले साल 25 फरवरी को ऐलान किया कि वो 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पालन करेंगे। इसके तहत दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा पर पार गोलीबारी को भी बंद कर देंगे। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया ISI सरगना। महीनों से चल रही थी इनकी तैयारी। दोस्तों, दुनिया भर के आतंकियों में फिर से खौफ। दरअसल अमेरिका ने कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS के एक और सरगना अबू इब्राहिम अल कासमी अल कुरैशी को रातों रात मार गिराया है। सीरिया की तुर्की से लगी सीमा के पास एक कस्बे में 3 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिला पर कुरैशी रहते थे। खबरों की माने तो अमेरिकी सैनिक ने पहले से उन्हें जिंदा पकड़ने की तैयारी की थी और इनकी मुकम्मल रिहर्सल भी की गई है, लेकिन अंतिम मौकों पर चारों तरफ से घिर जाने के बाद कुरैशी ने बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाया तो खुद को बम से उड़ा लिया। ठीक वैसे ही जिस तरीके से ISI के पूर्व सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी में यूपी ने मारी बाजी, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जीता महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी ने भी बाजी मार ली है। इसके अलावा CISF बेस्ट मार्चिंग दल के रूप में चुनी गई हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सेवाओं के बीच भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। वहीं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना ने जीत हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी चुनाव में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रख, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है ये चुनाव। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। जाहिर है कि हर राजनीतिक दल ने यूपी के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को भी संबोधित किया हुआ है। इस कार्यक्रम को जन चौपाल उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है। जन चौपाल को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने एक बार कहीं न कहीं तरीके से इस बार हिस्ट्री सीटर्स को ख़त्म करने के बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं बड़ी बातें कर दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। हम चलते हैं एक और अपडेट। हमले के बाद असद ओवैसी अपने पास रखेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी, खास किस्म के हथियार रखने की मांगे इजाज़त। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के चीफ असद ओवैसी की कार पर हुए हमले ने यूपी की राजनीति में नया हंगामा खड़ा कर दिया। लोकसभा में जेट सिक्योरिटी से इनकार करने के बाद अब असद ओवैसी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की इजाज़त मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपने साथ अब खास किस्म का हथियार भी रखेंगे। TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा है कि उन्हें इस तरीके की घटनाओं से डर नहीं लगता है। उनसे जब पूछा गया है कि उन्होंने जेट सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है, ऐसे में कल उन्हें फिर से यूपी का दौरा करना है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं डर कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वो हर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित करे जिससे वो सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सांसद की जान की कीमत एक गरीब की जान से ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारी एक कैटेगरी की
कानून व्यवस्था हो, न कि हमारी सुरक्षा। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ दादरी में मुकदमा दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, सपा उम्मीदवार का भी नाम में FIR। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस FIR में और कई सपा नेताओं के कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दादरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इस बीच आपको बता दें, अखिलेश जयंत पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गुरुवार को अखिलेश यादव अपने रथ यात्रा के दौरान दादरी पहुंचे थे और यहाँ पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई थी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए 3 फरवरी को दादरी के एक अभियान के दौरान कोविड-19 चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, RLD प्रमुख जयंत चौधरी, सपा के दादरी से उम्मीदवार राजकुमार भाटी, सपा के गौतम बुद्ध नगर प्रमुख इंद्र प्रधान और 300-400 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे मणिपुर के मशहूर फिल्म स्टार 40 को स्टार के साथ बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने किया स्वागत। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर के फिल्म स्टार RK सोमेंद्र सिंह, जिन्हें कैको के नाम से जाना जाता है, मंगलवार को इम्फाल में अपने मणिपुर प्रदेश पार्टी कार्यालय में अपने 40 सह कलाकारों और फिल्मी समुदाय के सहयोगियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से मणिपुर में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और बीजेपी की मजबूती कहीं न कहीं आने वाले 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में फिर से सभी राज्यों में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों के सपोर्ट में उतरी हिंदू सेना। कहा यह हमला नहीं, चेतावनी है, हम उन्हें कानूनी सहायता देंगे। दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी पर 2 युवकों ने गोली चला दी थी और कहीं न कहीं तरीके से उनके कार में 4 गोलियों के निशान भी थे। और आपको बता दें कि इस बीच दोनों हमलावर जो है फिलहाल के लिए पकड़े गए हैं। हालांकि हमले करने वाले व्यक्ति में कहीं न कहीं तरीके से बीजेपी के साथ कनेक्शन और CM योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस बीच आपको बता दें, हिंदू सेना ने कहा है कि ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों का हम समर्थन करते हैं। यह हमला नहीं, एक अभी चेतावनी है केवल। हम उन्हें कानूनी सहायता देंगे, सम्मानित भी करेंगे और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हम उन्हें सम्मानित करते ही रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मुकेश अंबानी से आगे निकले गौतम अडानी। दोनों भारतीय अरबपतियों ने जुकरबर्ग को पछाड़ा। दरअसल दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को हुए भारी नुकसान के बाद बड़ा उलटफेर हुआ है। इसके चलते भारतीय उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी सूची में 10वें स्थान पर आ गए हैं। आज रिलायंस के शेयरों में आई कमी के बाद अचानक से गौतम अडानी मुकेश अंबानी से आगे निकल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अब दुनिया के अरबपतियों की सूची में 11वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजे गौतम अडानी की संपत्ति $90 अरब हो गई है। वहीं इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति $89 अरब हो गई है। तो एक तरीके से अगस्त में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 2022 के लिए इसरो ने बनाया बड़ा प्लान। इस साल लॉन्च होंगे मिशन 19। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। 2 साल पहले चंद्रमा मिशन के दौरान इसरो का स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह से टकरा गया था। इस तरीके से ये मिशन फेल हो गया था। दरअसल अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में हुई देरी से जुड़े सवालों के जवाब में टाइमलाइन जारी की थी। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन में मिली सीख और वैश्विक विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है और इसे अगस्त 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। मिशन में लगातार हो रही देरी के कारणों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में इसरो की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, कोविड-19 महामारी के चलते थोड़ा मिशन प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन हमारा मिशन भटका नहीं है। हम चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च करेंगे और इसमें सफलता भी हासिल करेंगे। एक और अपडेट, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू चीन से सटे इलाके में घुसकर फहरा दिया 104 फीट तिरंगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सर्किट हाउस तवांग के ऊपर नंगपंगा नटमे में 104 फीट लंबा स्मारक राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये स्मारकीय ध्वज भारत में ऊंचाई के मामले में 1000 फीट की ऊंचाई पर दूसरा सबसे ऊंचा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज है। चीन से देखने के बाद भी ये तिरंगा बेहद शान से फहराता दिखाई देगा। इसको आपको बता दें, राज्यपाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पेम सिंह तमांग अन्य
मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पट्टिका का अनावरण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो अपने आप में एक तरीके से गौरव की बात है कि पाक चीन से सटे इलाके में 104 फीट झंडे की ऊंचाई है। 104 फीट ऊंचाई वाला ये झंडा पूरी शान से तिरंगा फहरा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। कर्नाटका के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से रोका गया तो रोने लगे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कर्नाटका के एक कॉलेज प्रशासन पर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि लड़कियों को शिक्षित करने का उनका नारा खोखला है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक और खोखला नारा है। मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ उनकी पोशाक के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों के हाशिए पर जाने के वैध बनाना गांधी के भारत के गोडसे को भारत में बदलने की दिशा में एक कदम है। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड संबंधी आदेश पर कटाक्ष करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती और भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी तस्वीरें पोस्ट की है। आपको बता दें, कर्नाटका में ये मांग हो रही है कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश दिया जाए, जबकि शिक्षा मंत्री का कहना इस तरीके की चीज़ अगर होगी तो अभी हिजाब, फिर बुर्का, फिर ये नमाज, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये शिक्षण संस्थान है, ये धर्म का मंदिर नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं। भारत ब्रिटेन ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र परामर्श आयोजित किया। दोनों देशों ने यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। कई अहम मुद्दों पर हुई है बातचीत। दरअसल आपको बता दें, भारत ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र परामर्श गुरुवार को दिल्ली में आयोजित किया गया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को यूएनएससी में संबंधित प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, विशेष रूप से आतंकवाद, शांति स्थापना, यूएनएससी प्रतिबंध समितियों और यूएनएससी सुधारों के काम करने के तरीके पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंचों के साथ साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। योगी के नामांकन से पहले शाह ने बताया गोरखपुर का नया मतलब, कहा कभी माफियाओं का था ठिकाना, अब यह पूरी तरीके से बदल चुका है। दरअसल आपको बता दें, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर यूपी में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने यूपी को माफिया मुक्त बनाने के लिए योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर का लगातार विकास हो रहा है। शाह ने कहा है कि कभी गोरखपुर यूपी और बिहार के माफियाओं का छिपने का ठिकाना बना हुआ था, लेकिन अब योगी ने इसका मतलब ही पूरी तरीके से बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी आया हूँ, हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी बढ़ती जा रही है, अच्छा दिखता है। एक ज़माने में गोरखपुर को यूपी के बिहार के माफिया के छिपने की जगह थी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले बाकायदा पूजा पाठ किए और उसके बाद वो नामांकन के लिए निकले। अब 10 मार्च को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, असद ओवैसी पर हुआ हमला, दोनों आरोपी फिलहाल के लिए गिरफ्तार। ये दोनों भगवा ब्रिगेड से जुड़े भी हैं। आपको बता दें, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, तस्वीरें जो है वायरल हुई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के जहरीले भाषण और बयानों से ये पूरी तरीके से गुस्साए हुए थे। दरअसल आपको बता दें, असद ओवैसी के काफिले पर हापुड़ टोल प्लाजा पर हमला करने वाले 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में जब अलग अलग जानकारी सामने आई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी पर हमला करने के लिए सचिन और शुभम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सचिन पर पहले ही 307 का मुकदमा दर्ज है। 12 बजे पुलिस प्रशासन ने कहा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दरअसल आपको बता दें, अगर बात करें तो दूसरा सचिन की बात करें तो सचिन शर्मा पर 307 का मुकदमा पहले ही दर्ज है, जबकि शुभम सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर हम बात करें तो उन्होंने पूछताछ में शुभम ने बताया है कि फ़िलहाल वो असद ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबर ओवैसी के जहरीले बयानों से बेहद नाराज़ थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। आपको बता दें, इसके साथ ही सचिन की बात करें तो सचिन शर्मा देशभक्त सचिन हिंदू नाम से एक
फेसबुक पेज बनाया है जिसमें उन्होंने असद ओवैसी के गले काटने की तस्वीरें शेयर की थी। आपको बता दें कि इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही, कुछ दिन पहले इन्होंने, सचिन ने कहा था कि पीएम मोदी मुझे RDX बम लगाकर हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में फेंक दो, मैं तैयार हूं भारत माँ के वीर जवानों का कर चुकाने। यानी अपने आप में एक तरीके से कट्टर देशभक्त है सचिन शर्मा। उनके पिता सचिन पंडित, विनोद पंडित ने बताया है कि 20 से 25 प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदारी का काम करते हैं, जिनमें वो कंपनियों को लेबर प्रोवाइड करते हैं, और उनका बेटा सचिन भी उनके साथ ही काम करता है। गुरुवार करीब सुबह 8 बजे वो घर से यह कहकर निकला कि कंपनी में बात करने जा रहा हूं, और उसके बाद वो नहीं है। सहारनपुर का दूसरा आरोपी शुभम उर्फ शुभम, और जिनके पिता का नाम प्रमोद गुर्जर है, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से NCR में आते जाते रहते हैं। तो ये पूरा मामला, हालांकि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच असद ओवैसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनको CRPF सुरक्षा देगी और जेड श्रेणी की सुरक्षा होगी। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि गोली चलानी है तो हमें गोली